भारत और कनाडा में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों का साथ देने और उनकी पैरवी करने के कारण भारत कनाडा से नाराज है। वहीं कनाडा कुछ कथित आरोप लगा रहा है भारत सरकार पर। लेकिन आखिर ये खालिस्तान का जो जिन है ये पैदा कैसे हुआ? ये खालिस्तान आखिर है क्या? जो खालिस्तान पहले पाक समर्थित कहा जाता था, आज उसे अलग अलग देशों में बैठकर विदेशों से वहाँ पे रहने वाले आतंकी या कहें कि वो लोग जो कभी भारत में आतंक फैलाते थे, आज वो अलग अलग देशों में बैठकर इसको समर्थन दे रहे हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से जाने माने समाज सेवी और अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आहूजा जी, ये जो खालिस्तान का आंदोलन है, ये आज़ादी से पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया, उसके बाद उसमें खालिस्तान की मांग की गई। लेकिन समय के साथ भाषा और क्षेत्रीय विवादों के चलते ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 80 के अंत तक ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और एक समय ऐसा आया कि जब ये आंदोलन पूरे पंजाब के अंदर एक बारी को ख़त्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन के चलते पूरे पंजाब में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे कसूरवार तो और उनके साथ बेकसूरों को भी इसके कारण अपने बच्चों को खोना पड़ा या कहें जेल की सज़ाएं काटनी पड़ी। बेकसूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले जिनकी थे उनकी जांच भी चल रही है, जिनको कई जगहों पर अत्याचार भी हुआ। वहीं हिंदुओं के ऊपर जो है भाषा धर्म के आधार पर भी मारा गया, वहाँ पर खालिस्तान की मांग की गई और ये आंदोलन एक बारी को चुप हो गया। लगभग 20 साल के बाद ये आंदोलन ने दोबारा से आग पकड़ी। रेफरेंडम की बात हो रही है, अलग अलग देशों में बैठे हैं। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है इस आंदोलन को हवा दे रहा है, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये आंदोलन एक तरह से पूरी तरह बदल गया है। पाकिस्तान की इस आंदोलन में चर्चा नहीं हो रही है। इस आंदोलन में अब कनाडा की चर्चा होती है, अमेरिका की चर्चा होती है, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा होती है, ग्रेट ब्रिटेन की चर्चा होती है। वहाँ पर इसको लेकर अलग अलग तरह से नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये आंदोलन उन देशों में, पश्चिमी देशों में बैठकर चलाया जा रहा है और इसका आपको क्या लगता है कि हमारे देश पर, हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ सकता है? पुराने खालिस्तान की मांग और इस नए मांग के तरीके में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? देखिए अमित जी, मैं पहले एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि आर्य संदेश टीवी अपनी निर्भीक चर्चा के लिए जाना जाता है। अतः आज जो भी मैं चर्चा करूंगा, चाहे वह उसके कुछ भी मायने निकाले जाएं, लेकिन बहुत निर्भीक ढंग से उस चर्चा को हमें करना होगा, पहला। दूसरा, खालिस्तान का आंदोलन, ये एक तरह से देखिए कि एक पूर्व समय में सिखों को हिंदुओं का एक अंग माना जाता था। हिंदुओं की रक्षा को करने के लिए बनी कौम, एक जाति जिसे बाद में धर्म कहा गया, वह सिख जाति थी। और जिस समय सबसे पहले जब 5 प्यारे मांगे गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो वह सभी के सभी कौन थे? तो उसके बाद ही आकर के निकलता है कि सिख धर्म का जो 5 कक्के हैं, उनके माध्यम से उनकी एक अलग पहचान बनाते हुए आता है। लेकिन वह हिंदू ही थे, हिंदू सैनिक, जो कि दशम गुरु की आदेश पर अपने शीश कटाने के लिए हिंदू जाति, हिंदू धर्म, अपने देश की संप्रभुता, अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए और मुगल शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध सीना तान कर खड़े हुए थे। बहुत हैरानी की बात है, कालांतर में जिनके विरुद्ध, जिनके अत्याचारों के विरुद्ध, मुगल शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जिनका निर्माण हुआ, जो खड़े हुए, जिन्होंने
हथियार उठाए, आज उन्हीं के साथ मिल करके जिसकी रक्षा के लिए, जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए इस धर्म की नींव डली, आज उसी धर्म के विरुद्ध ये खड़े हुए प्रतीत होते हैं। अब कारण क्या है, कारण पर आते हैं ताकि आज की चर्चा तक पहुंच जाए। खालिस्तान का आंदोलन बहुत निष्पक्षता, निर्भीकता और निडरता से एक बात कहूंगा कि खालिस्तान के इस तथाकथित आंदोलन को जन्म हमारे ही देश के, पहले खालिस्तान आंदोलन की बात कर रहा हूं, मेरे ही देश के कुछ राजनेताओं ने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए और लाभ के लिए दिया किया। और सभी जानते हैं कि उस समय स्वयं को संत कहलाने वाले संत भिंडरावाले, जो अब आप जानते हैं उन्हें संत कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन उन्हें पैदा करने वाला कौन था इसके लिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भस्मासुर बन गया और अपने ही पैदा करने वाले के विरुद्ध जब उसने हथियार उठा लिए, तब निकल करके आता है कि उन्हें समाप्त करने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये पहले खालिस्तानी आंदोलन का प्रारंभ और पटाक्षेप बहुत थोड़े शब्दों में करने का प्रयास किया है, और उसमें बहुत से निर्दोष और बहुत से कसूरवार मारे गए और अंततः उसे कुचलना पड़ा, दबाना पड़ा। और उस समय केपीएस गिल और बेअंत सिंह की जोड़ी ने मिलकर के, मैं कहूंगा कि उस खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने का, दबाने का, कुचलने का कार्य किया। आज का खालिस्तानी आंदोलन क्या है? ये कह देना कि पाक बिल्कुल पाक साफ हो गया है तो ठीक नहीं होगा। पाक की भूमिका है, लेकिन चूंकि उनके अपने देश की स्थिति इतनी खराब है कि वह अधिक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आज पुनः एक देश का प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो, जो कि लिबरल पार्टी के नाम से वह चुनाव लड़ते हैं लेकिन बहुमत से दूर रह जाते हैं, और उन्हें उनकी सरकार को चलाने और बनाने के लिए जो पार्टी साथ देती है वह पार्टी है एनडीपी, जगमीत सिंह बराड़ की पार्टी, जिसके समर्थन से ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है, वरना वह सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। और केवल मात्र अपनी सत्ता को बचाए रखने के प्रयोजन से जस्टिन ट्रूडो मजबूर होकर के भारत की सरकार के विरुद्ध झूठे आक्षेप लगाते हुए और एक ऐसे आतंकी को, जिसके नाम पर आज का ये विवाद पैदा हुआ और जिसकी हत्या में मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अपराध, नशा और तथाकथित अन्य देशों से मिल रही वित्तीय सहायता, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी प्रमुख रोल है, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानियों के इस पैसे को लेकर के उपजे आपसी संघर्ष में जिसकी हत्या हुई, जिसमें भारतीय एजेंसियों का, सुरक्षा का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और ये बात इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है क्योंकि इस एक इंटेलिजेंस संगठन 5i, जो कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, उनके माध्यम से ये बात निकल करके आई और ये एक आरोप लगाया गया जो निराधार है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी हत्या करवाई है। अब ये सत्य क्या है, सत्य तक पहुंचने के लिए 2 मिनट के लिए क्रमवार चलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में 2016 के अंदर एक खबर छपती है कि भारत ने हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए, जो कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके जंगलों में यह हरदीप सिंह निज्जर वहां पर खालिस्तानी आतंकियों को
ट्रेनिंग दे रहा है AK-47 या अन्य स्वचालित हथियार चलाने की, ताकि वह खालिस्तान पर रेफरेंडम लगा सके। अब यहाँ प्रश्न उठता है जस्टिन ट्रूडो से, जो बार बार पूछा जा रहा है, आप हरदीप सिंह निज्जर को एक प्लम्बर मानते हैं या आतंकी मानते हैं? आप उसे कनाडा का एक संभ्रांत नागरिक मानते हैं या भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले एक खालिस्तानी आतंकी मानते हैं? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या कोई पूर्व भारतीय, अब कनाडा का नागरिक, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है? क्या उनकी धरती का प्रयोग भारत के टुकड़े करने की साजिश रचने वालों को अनुमति दी जा सकती है? यदि नहीं, तो जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दी गई सूचना पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसका समाचार इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर 2016 में प्रकाशित हुआ। 25 सितंबर 2023 को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट छपती है, जिसमें कहा जाता है कि खालिस्तानी टेरर सेल भारतीय सूचना तंत्र उसकी रिपोर्ट देता है कि वह अलार्मिंग कनेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन कनाडा ने इस सूचना के आधार पर भी किसी भी कार्रवाई को करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। और उसका कारण क्या था? उसके पीछे का कारण पूरे विश्व को पता है कि जस्टिन ट्रूडो इस स्थिति में नहीं है कि वह खालिस्तान के इस आंदोलन को, जो हवा उनकी धरती से कुछ लोग दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें, क्योंकि उन्हें सत्ता में येन केन प्रकारेण बने रहना है। और सत्ता में बने रहने के लिए जिस एनडीपी का सपोर्ट चाहिए, वह एनडीपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कनाडा से खालिस्तानी आंदोलन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। कनाडा ने इनकार किया। जी, एक बात और मैं कह करके फिर आप अपनी बात कहेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर 2013 और 14 में पाकिस्तान में एक आतंकी जगतार सिंह तारा, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का स्वयंभू लीडर है, प्रधान है, उनसे मिला है। पाकिस्तान की आईएसआई ने कनाडा में निज्जर को ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए सहायता दी है। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की जो वहां पर मैं कहूंगा एम्बेसी है, वह खुले रूप से इनका समर्थन कर रही है। और अभी 25 सितंबर को जो होने थे टाए टाए फिस हो गए, जो इन्होंने घोषणा की थी कि वहां बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें चंद लोग भी नहीं जुटे, वह किसी ना किसी तरह से आईएसआई के द्वारा समर्थित और पाकिस्तान के जो लोग वहां रह रहे हैं उनके द्वारा प्रायोजित ही तो थे। मैं तो हैरान होता हूं, जिनके विरुद्ध, जिनके अत्याचारों के कारण, जिन लोगों ने सिखों के गुरुओं की निर्मम हत्याएं की, आज उन्हीं की सहायता से अपने ही देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए ये कहां, क्या इतिहास जी से हम कोई सीख नहीं लेते क्या? जी या इतिहास से सीख लेकर के भूल जाते हैं क्या? क्या ये काठ की हांडी जी बार बार आंच जी पर बिल्कुल। चढ़ेगी क्या? जी। जी, आहूजा जी, ठीक अभी तो हम कनाडा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले कुछ समय पहले देखा जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए, वहाँ पर भी जो सिख थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस नाम की, उसने अमेरिका में भी प्रदर्शन किया। उसके अलावा उन्होंने कनाडा में के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जो हमारे राजनयिक हैं उनके पोस्टर छापे। इसके अलावा हम पन्नू की बात करते हैं तो वो एक अमेरिकन नागरिक है और लगातार वो इस तरह के बयान दे रहा है। तो ना तो उसको ऑस्ट्रेलिया कार्रवाई कर रहा है, ना उस पर अमेरिका कार्रवाई कर रहा है। खासतौर पर पन्नू पर तो अमेरिका या कनाडा, क्योंकि उसके पास दोनों ही देशों की नागरिकता है, तो वो दोनों ही कार्रवाई नहीं कर रहे। ब्रिटेन में भी इसी तरह के आंदोलन के जो है संकेत मिले कि जब वहाँ पर भी नारेबाजी की गई हमारी ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने। तो ये सब चीज़ें लगातार इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये आंदोलन को भड़काने का ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है?
और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उस पे? जी, जी, अमित जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आज खुद के विकसित बने रहने और किसी विकासशील देश के बहुत तेजी के साथ विकसित देशों के समकक्ष खड़े होने की जो ये ईर्ष्या का भाव है, वही इन तथाकथित विकसित देशों को भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। चाहे कितना भी अच्छा मित्र, कितने भी अच्छे संबंध भारत के इन देशों के साथ क्यों ना हो, चाहे वो क्वाड के समूह में शामिल हो, चाहे वो G7 या G20 के समूह में शामिल हो, चाहे G20 में आकर के वह भारत की बुरी बुरी प्रशंसा करते हो, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हो, लेकिन मन के अंदर छिपे हुए ईर्ष्या और द्वेष का भाव और भारत को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते देखकर और भारत को विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आते देखकर और तेजी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखकर, या भारत को चीन के विरुद्ध एक स्टैंड लेते हुए देखकर, या भारत का रूस यूक्रेन युद्ध में एक निष्पक्ष रवैया देखकर इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विश्व गुरु आने वाले समय में कहीं भारत ना बन जाए और कहीं भारत ही रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, रूस की उतनी क्षमता ना रहने के बाद, कहीं भारत ने जिस प्रकार से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को G20 के अंदर G21 बनाते हुए शामिल करवाया, कहीं भारत ही विश्व का नेतृत्व ना करने लगे। ऐसी बातें, ऐसा विचार मन में आते ही ये जो तथाकथित देश हैं, वह कहीं ना कहीं खालिस्तानी आंदोलनकारियों के विरुद्ध, या ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो मेरे देश की संप्रभुता अखंडता को अक्सर चुनौती देते रहते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से बचते हैं और सोचते हैं कि चलिए, और कहीं नहीं तो भारत इन्हीं के साथ उलझा रहेगा और शायद प्रगति के पथ पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। यही एक कारण है जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अन्यथा ये जितने भी देश जिनके आपने नाम लिए, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, तो ये निश्चित रूप से भारत के साथ इनके बहुत अच्छे मैत्री संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा कि ये अपने देश में, खासतौर पर कनाडा के संदर्भ में, तो मैं ये बात अवश्य कहूंगा कि ये अपने ही देश में चाहे भारत के विरुद्ध कार्रवाई के लिए किसी को तैयार करने के लिए अनुमति दे रहे हो, लेकिन ये अपने ही देश में भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। जो हालात आज पाकिस्तान के हैं, उन्होंने आतंकी पैदा किए, आज वो पैदा किए हुए आतंकी उनके ही भस्मासुर बन गए। चाहे अफगानिस्तान में है, तालिबान उन्हीं का भस्मासुर बनकर के आज अफगानिस्तान पर राज्य कर रहा है। तो आतंकी कभी अच्छे या बुरे नहीं होते, गुड या बैड टेररिज्म नहीं होता। टेररिज्म टेररिज्म होता है और वह हमेशा बैड होता है। इसको जब तक विश्व समुदाय नहीं समझेगा, मेरे विरुद्ध काम कर रहा है तो बुरा है, किसी और के विरुद्ध काम कर रहा है, मेरे हितों की रक्षा हो रही है तो वह अच्छा है, ऐसा सोचने का जब तक ये लोग भ्रम पाले रखेंगे, तो वह अपने लिए ही भस्मासुर को पैदा करेंगे, जैसे पहले खालिस्तानी आंदोलन में हुआ था। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि गुड और बैड टेररिज्म नाम की जो परिभाषा है ये कहीं भी नहीं है। और अगर हम अमेरिका को ही देखें, जो अमेरिका ये कहता है कि इस तरह की हत्या एक बहुत गंभीर मामला है, तो अमेरिका भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अमेरिका हुआ, इज़राइल हुआ, रशिया हुआ, इन लोगों का इतिहास रहा है। हाल ही में अमेरिका ने जिस प्रकार से बहुत सारे जो लोगों को मिसाइल ड्रोन हमलों से मारा, अफ़गानिस्तान में
पाकिस्तान में लादेन को मारने के लिए उसकी 2 पूरे के पूरे हवा हेलीकॉप्टर्स वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसको मारा बाकायदा पाकिस्तान के बीच में घुसकर। तो ये सब चीज़ें एक तरह से उन देशों की जो बाउंड्री है उसके अंदर जाकर मारना एक तरह से वही चीज़ है जिस तरह की चीज़ों को ये अब गंभीर बता रहे हैं। 2 मायने तो वास्तव में आज ये एक कुछ देशों के आपसी विचारों को लेकर दो तरह के उनके पक्ष हैं। अब वो खुद करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर दूसरा कोई देश करता है तो वो गलत है। फाइव आइज़ बनाना, ये सब चीज़ें एक तरह से उनकी मानसिकता को ज़रूर दर्शाती है। लेकिन जो अभी आहूजा जी ने कहा कि G20 या अन्य मंचों पर जिस प्रकार से भारत का जो कद है वो बढ़ रहा है, उसके बाद बहुत सारे देश हालांकि वो भारत से एक तरह से कहें तो कुछ पंगा नहीं लेना चाहते, किसी तरह की कोई परेशानी भारत से मोल नहीं लेना चाहते। जिस प्रकार अभी कनाडा को झेलना पड़ रहा है, कनाडा ने से आने वाले लोगों का वीज़ा बंद कर दिया है, भारत ने स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर के बारे में बात हो रही है कि अब वो दूसरे देशों की ओर जाएं। एक तरह से महंगाई और आर्थिक हालातों से जूझ रहा कनाडा अपना जो ध्यान है वो दूसरे विषयों पर लेके जाना चाह रहा है। लेकिन ऐसी हालात में अगर भारत के साथ उसका व्यापार और इस तरह की चीज़ें बंद हो जाती हैं तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। वहीं अमेरिका चाइना के चलते, ऑस्ट्रेलिया चाइना के चलते जो है भारत के साथ कुछ भी इस तरह के संबंध खराब नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ ज़रूर है कि भारत इतनी बड़ी शक्ति कैसे बनता चला जा रहा है, और भारतवासियों के जो जज्बा है उसके कारण इतनी बड़ी शक्ति बनता चला जा रहा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 70 साल लोगों की अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों पर मेहनत है। चाहे वो स्पेस साइंसेस की बात हो तो होमी भाभा द्वारा शुरू किया गया एक सपना आज हम चंद्रयान के रूप में देखते हैं, तो वहीं कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब ये कहा गया कि जय जवान जय किसान का नारा देकर हरित क्रांति की बात की गई, तो आज बहुत सारी फसलों को एक्सपोर्ट कर रहा है आज भारत आज अगर चावल का निर्यात रोक देता है तो दुनिया भर में चावल की किल्लत मचने की बात होने लगती है कि किल्लत हो जाएगी और चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो आज भारत बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हम इंडस्ट्री की बात करें तो टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं जो दुनिया भर में अपने सॉफ्टवेयर्स, अपनी टेक्नोलॉजी को लेके जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें भारत में एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं है, एक दिन में नहीं हुआ है। 70 साल लोगों का विज़न है, लोगों की सोच है, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर लोगों ने विचार किए। लेकिन अब वो विदेशी शक्तियां जो इस भारत के बढ़ते कदम, बढ़ते हुए रुख को देख रही हैं, वो अलग अलग जगहों पर उलझाना चाहती हैं। खालिस्तान का आंदोलन एक ज़मीनी आंदोलन रहा है हमेशा से। हालांकि एक विषय में जब कार्यक्रम के आरंभ में भी मैंने बताया कि एक समय था कि पंजाब में ज़रूर लोग उसके साथ जुड़े, लेकिन अब लोग आज पंजाब में नहीं जुड़ रहे हैं, विदेशों में जुड़ रहे हैं, और वो लोग हैं जो सुनी सुनाई कहानियों पर, अफवाहों पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। आहूजा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने विचार रखे हमारे साथ इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए कार्यक्रम के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।